अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एरेज। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि एरेज होते क्या हैं, इनका फ़ायदा क्या है और क्रिएट कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहले देखते हैं कि एरेज होते क्या हैं। एरेज आर कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब मिले हुए, आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए। कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। आप लोगों को पता है कि मेमोरी किस तरह से होती है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बाइट्स होती हैं जो जिनके अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। तो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से क्या मुराद है कि मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ या इस फॉर्म में होंगी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल फॉर्म में, एक दूसरे के साथ मिली हुई जो मेमोरी लोकेशंस हैं उनको हम कहते हैं एरे। ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह से आप सेपरेट वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। लाइक आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट ए और फिर उसके बाद आपने वेरिएबल क्रिएट किया इंट बी। तो ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग जगहों पे मेमोरी में क्रिएट होंगे जहाँ पे भी इनको फ्री स्पेस मिलेगी। बट इन केस ऑफ एरेज ये वाली बात जो है वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो एरेज सिर्फ वहाँ पे क्रिएट होंगे जहाँ पे उनको कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस मिलेंगी। कितनी कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस मिलेंगी? जिस साइज का एरे हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। मसलन हम 5 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट कर सकते हैं, 50 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट कर सकते हैं, 500 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से जो मर्जी साइज आपको सूट करता है आप उस साइज का एरे क्रिएट कर सकते हैं। 10 एलिमेंट्स का एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, 15 का, 13 का, 4 एलिमेंट्स का। तो जितने भी एलिमेंट्स का एरे आपको रिक्वायर्ड है आप उतना साइज का एरे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कंडीशन उसकी क्या है कि वो सारी की सारी कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हैं। ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हमें नहीं देनी पड़ती। ये C++ का कंपाइलर जब देखता है कि एरे टाइप का एक जो है वो डाटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो रहा है तो वो खुद ब खुद उनको कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन जो है वो अलॉट कर देता है। तो अब जितने भी हमने बात की नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो इस एरे के 6 एलिमेंट्स हैं। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं साइज ऑफ एन एरे। तो इस एरे का साइज है 6। अब इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका भी बाय चांस 6 ही साइज है। अब हम इसके देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। ये बुक में जिस तरह से आपके पास सीक्वेंस में चल रहा है मैं वैसे देख रही हूँ। तो बेटा ये इसका देखें कि एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि हम इतने सारे एलिमेंट्स को एक नेम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। मसलन ये आपको अभी हमने दिखाया 6 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे अभी काउंट किए हैं। तो 6 एलिमेंट्स जो हैं वो इनको किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो पहले हम चलें यहाँ पे एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी हम इसको डिटेल से बाद में देख लेंगे। इंट एरे ऑफ 6। अब ये एक एरे क्रिएट हो गया, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस ऑक्युपाई हो गए जिनको कलेक्टिवली एक ही नाम दिया गया और वो नाम है AR। और उसके एलिमेंट्स रख दिए गए कितने हैं? 6, जो कि हमने खुद स्पेसिफाई किए हैं। तो ये जो इतनी सारी मेमोरी लोकेशंस यहाँ पे मेमोरी के अंदर क्रिएट हुई हैं तो ऑक्युपाई हुई हैं, तो इनको कलेक्टिवली नाम दिया है AR। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट की डिफरेंट वैल्यू है। अज्यूम कर लेते हैं इनकी डिफरेंट वैल्यू। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 23 है। इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का डाटा इसके अंदर आएगा। 59 है, -21, 100 और 0। मिसाल के चलिए 0 नहीं करते, वो आपको कंफ्यूज करेगा बाद में, तो हम इसको कर लेते हैं -8। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने का क्या तरीका है? उसके जो हर एलिमेंट है उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। अगर हम उसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम कहेंगे एड्रेस की बजाय उसका होगा इंडेक्स। एड्रेस थोड़ी ज़रा डीपर सेंस में चली जाती है, इंडेक्स हम कहेंगे।
तो बेटा ये बात हमेशा याद रखें कि एरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होगा 0 से। ये जो पहला एलिमेंट है तो हम कहेंगे कि इसका इंडेक्स है 0, जो दूसरा एलिमेंट है उसका कहेंगे उसका इंडेक्स है 1, जो तीसरा एलिमेंट है उसका इंडेक्स है 2 एंड अप टू 3, 4 एंड 5। ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रहा है और कलेक्टिवली ये कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए। तो अब हम इनमें से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। मिसाल के तौर पे मुझे इस एलिमेंट की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इसका इंडेक्स क्या है 2। तो मैं यहाँ पे मसलन मैं अगर चाहती हूँ कि मैंने इस एलिमेंट की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो हम सिंपली यहाँ पे करेंगे सी आउट एरे एट, इसका इंडेक्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, इंडेक्स है इसका 2। तो ये क्या होगा, ये वाली सी आउट स्टेटमेंट जब रन करेगी तो ये पहले तो मेमोरी के अंदर जो भी ये एरे क्रिएट किया होगा ये पूरा एरे इसको रेफर करेगी, और इस एरे के अंदर अब यहाँ पे अब कह रहे हैं कि यहाँ के पर्टिकुलरली कौन से एलिमेंट की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, वो है इंडेक्स नंबर 2। तो अगर हम इंडेक्स नंबर 2 को देखें तो वो ये वाली वैल्यू है जो कि एक्चुअली थर्ड एलिमेंट है। तो थर्ड एलिमेंट की वैल्यू है 59, आउटपुट पे आपको मिल जाएगा 59। तो इस तरह से एरेज जो है वो वर्क करते हैं। कि सबसे पहला बेनिफिट आपने क्या देखा कि बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस एक नेम के थ्रू रेफर हो सकती हैं। अब अगला क्या है बेनिफिट इसका, एरेज आर यूज्ड टू प्रोसेस मेनी वैल्यूज इजी एंड क्विकली। इजी एंड क्विकली किस तरह से होंगे, आप आगे जब हम एरेज के साथ लूप्स को कंबाइन करेंगे वहां पे आपको पता चलेगा कि एरेज ने कितने बड़े मुश्किल काम इंतहाई आसान कर दिए हैं, तो वो थोड़ा आगे आके भी पता चल जाएगा। The values stored in an array can be sorted easily। एरे के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज को हम उनको अरेंज बड़े आराम से कर सकते हैं। उनको हम किसी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, किसी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, सर्च प्रोसेस जो है वो एरेज के ऊपर बड़े इजीली अप्लाई हो सकता है। ये हम आगे 2-4 टॉपिक्स आगे चल के हम देखेंगे जहाँ पे हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग को डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मली डिस्कस करते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। तो सिंटैक्स उसका क्या है, डाटा टाइप आप सिंपली स्पेसिफाई करेंगे जिस तरह से आपने किसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी होती है। डाटा टाइप के बाद आप प्रोवाइड करेंगे एरे नेम। एरे नेम जो है वो कोई भी वैलिड वेरिएबल नेमिंग रूल्स को फॉलो करते हुए आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो यूज करना है, जो अभी मैंने यहाँ पे यूज किया, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपको याद होगा मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि C++ में कितनी तरह की ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले हमने देखा था इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस, इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रेस और इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अलावा और भी होती हैं, इनको हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। और ये एंगल ब्रैकेट जो हम लेस देन ग्रेटर देन जो जितने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनमें यूज़ करते हैं। और जब हम अच्छा इस एंगल ब्रैकेट को आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। ये है इंसर्शन ऑपरेटर। बहरहाल थोड़ा डिटेल में ज़्यादा चले गए, चले। अब एरे को क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, डाटा टाइप, एरे नेम और कोई भी वैलिड साइज। मसलन जैसे हमने यहाँ पे अभी 6 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट किया, हम यहाँ पे 5 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट कर देते हैं। चलिए इसको हम जनरलाइज कर लें तो यहाँ पे हम साइज लिख देते हैं। अब उसके बाद एंड में आ जाएगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए मैं एक और एरे क्रिएट करती हूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ मार्क्स। डाटा टाइप उसकी हम रखते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो एरे हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसके अंदर हम रखेंगे स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो न्यूमेरिक इंटीजर डाटा टाइप में होंगे, इंट मार्क्स। और ये कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स रखने हैं हमने, 5 स्टूडेंट्स के। तो ये एक एरे जो है वो डिक्लेयर हो गया। अब एरे को डिक्लेयर करने के बाद अगली बात आती है कि एरे के अंदर हाउ टू पुट वैल्यूज। वैल्यूज किस तरह से हम ऐड करेंगे, तो वैल्यूज ऐड करने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो मैं यहाँ पे सारे तरीके जितने भी उसके मेथड्स हैं 1 बाय 1 मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, उसके बाद हम उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका है वैल्यू, एरे को वैल्यूज देने का। वो क्या है, असाइन
असाइन वैल्यूज यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिस तरह से हम पहले करते थे, एक वेरिएबल इंट ए को डिक्लेयर किया और a इज इक्वल टू 15, तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। आपने उसको डिक्लेयर अलग किया और अलग स्टेटमेंट में उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो ये क्या है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू आप एरे के एलिमेंट्स को वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 2, हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं एरे के एलिमेंट्स को। इनिशियलाइज से क्या मुराद है, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 में मेरे ख्याल में आप लोगों ने देखा होगा कि हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। मसलन एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया इंट ए और यहीं पे उसको वैल्यू दे दी 15, दिस इज इनिशियलाइजेशन। जो प्रीवियस केस हमने डिस्कस किया था वो असाइनमेंट स्टेटमेंट था, ये इनिशियलाइजेशन है। तो हम एरे को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तीसरा मेथड है इनपुट फ्रॉम यूजर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल बी यूजिंग दिस मेथड, कि हम ज्यादातर वैल्यूज जो है वो यूजर के थ्रू इनपुट करवाएंगे और वो हम डेफिनेटली सी आउट और सी इन का कॉम्बिनेशन यूज करके करेंगे। तो पहला मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, असाइन वैल्यूज। हम यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं इंट मार्क्स, और मैं ये अज्यूम करती हूँ कि ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और मैं अब इन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को 5 स्टूडेंट्स को मार्क्स की वैल्यू असाइन कर देती। तो कैसे असाइन करेंगे, मार्क्स एट 1 इज इक्वल टू, चले हम ये भी जूम कर लेते हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो 100 है। 100 में से कोई सी भी रैंडम वैल्यूज हम दे देते हैं 70। फिर उसके बाद मार्क्स एट 0, पहले एलिमेंट की वैल्यू होगी 70, मार्क्स एट 1 इज इक्वल टू 53। उसके बाद मार्क्स एट 2 इज इक्वल टू 89, मार्क्स एट 3 इज इक्वल टू 64, और उसके बाद लास्ट एलिमेंट रह गया मार्क्स एट 4 इज इक्वल टू 39। अब जब ये वाला स्टेटमेंट्स जब एग्जीक्यूट करेंगी तो ये क्या करेंगी, ये एक एरे क्रिएट कर देंगी मेमोरी के अंदर। ये वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगी तो मेमोरी के अंदर एक ही एरे क्रिएट करेगी और उसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई होगी। गार्बेज वैल्यू का आपको कॉन्सेप्ट होगा कि जब किसी वेरिएबल को हम ऑक्यूपाई करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है, और जब तक हम उसके अंदर अपनी मर्जी की वैल्यू नहीं डाल लेते तब तक वो गार्बेज वैल्यू उसके अंदर पड़ी रहती है। अच्छा जी, ये एक एरे क्रिएट हो गया जिसके अंदर अनवांटेड वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और हमने इस एरे का नाम क्या रखा है, मार्क्स, और एलिमेंट्स इसके कितने हैं, 5। तो ये 1 2 3 4 5, ये एरे एट 0, ये मार्क्स एट 0, ये मार्क्स एट 1, ये मार्क्स एट 2, मार्क्स एट 3 एंड मार्क्स एट 4। तो अब हम चाहते हैं कि हम जब ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी तो ये क्या होंगी, ये 1 बाय 1 इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज को रिप्लेस करती जाएंगी। जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो 0th एलिमेंट पे वैल्यू कॉपी हो जाएगी 70। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट करेगी तो यहाँ पे आ जाएगा 53। ये वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगी यहाँ आ जाएगा 89। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगी यहाँ आ जाएगा 64। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगी यहाँ आ जाएगा 39। तो ये पहला तरीका जो है ये हमने यहाँ पे सीख लिया कि हाउ टू असाइन वैल्यूज टू एन एरे टाइप वेरिएबल। दूसरा तरीका इनिशियलाइज। इनिशियलाइज किस तरह से करेंगे, इनिशियलाइजेशन हम इस तरह से करेंगे कि जहाँ पे हमने एरे को क्रिएट किया है उसी जगह पे हम उसको वैल्यूज से किस तरह से मैं यही जो वैल्यूज अभी हमने इस एरे को हमने प्रोवाइड किया है इसका दूसरा मेथड मैं यहाँ पे कर देती हूँ। इनिशियलाइज करा लेते हैं, इंट मार्क्स एट 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप करली ब्रेस लगाएं, जो सबसे पहली वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वो पहले इंडेक्स की जो मेमोरी लोकेशन है वहां पर चली जाएगी। इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे वो दूसरे इंडेक्स पे चली जाएगी, एंड सो ऑन। 89 थर्ड इंडेक्स पे चला जाएगा जो कि एक्चुअली इंडेक्स 2 है, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स 2 है। उसके बाद 64 और उसके बाद 39।
तो ये क्या है, ये एरे की इनिशियलाइजेशन हो गई। अच्छा, एरे की इनिशियलाइजेशन में एक और बात यह है कि आप अगर चाहें तो इस साइज ऑफ एरे को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। जब साइज ऑफ एरे को खाली छोड़ेंगे तो वो उसका साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। चलिए, इसको ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बात है तो इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करते। एक्चुअली आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है एक ही लाइन में, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो अब आ जाता है तीसरा मेथड कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमने यूज़र से इनपुट करवाने हैं। यूज़र से इनपुट करवाने में पहले चले काम हम कर लेते हैं। हम डिफरेंट तरीक़ों से काम कर सकते हैं। चलें हम यहाँ पे पहले इंट मार्क्स एट मार्क्स ऑफ साइज 5 एलिमेंट का एक एरे हमने क्रिएट कर दिया। अब हम यूजर को मैसेज देते हैं सी आउट एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। तो उसके बाद हम करेंगे सी इन, और फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स का इंडेक्स क्या है, मार्क्स एट 0। इसी तरह से हम ये काम कर देंगे दूसरे इंडेक्स के लिए। हम करेंगे एंटर मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम करेंगे मार्क्स एट 1 जो कि सेकंड स्टूडेंट का इंडेक्स होगा। फिर हम करेंगे एंटर मार्क्स ऑफ थर्ड स्टूडेंट, फिर फोर्थ स्टूडेंट, फिर फिफ्थ स्टूडेंट। ये इस तरह से चलेगा। बट थिंक फॉर अ मोमेंट कि अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 की बजाय 15 हैं, तो हमें 15 सेट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, तो मार्क्स एट 0। एंटर मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट, मार्क्स एट 1। अप टू एंटर मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट और सी इन मार्क्स एट 14। चले, वो भी कुछ ना कुछ मैनेजेबल है। व्हाट अबाउट इफ द साइज ऑफ एरे इज 50? फिर भी चले, अगर हम कहेंगे कॉपी पेस्ट करके हम ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। अगर एरे के एलिमेंट्स का साइज हो 500, तो फिर क्या होगा? तो जितना जितना हम एरे का साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कोड का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा था कि ये एरेज जो है वो बहुत मुश्किल काम बहुत आसान कर देते हैं जब हम इसको इनको कंबाइन करते हैं किसके साथ, लूप्स के साथ। अब हम क्या करेंगे, छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखेंगे और वही छोटा सा पीस ऑफ कोड इतना पावरफुल होगा जो इतना सारा काम करेगा। हम पहले इसको 5 के लिहाज से कर लेते हैं। मार्क्स और ये 5 एलिमेंट्स का है, तो हम यहाँ पे यूजर को मैसेज देते हैं। पहले एक लूप लगा लेते हैं। चलें, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब ये चूंकि एक i वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसको डिक्लेयर कराना भी लाजमी है। ठीक हो गया। तो अब इसकी बॉडी के अंदर आप आ जाएं और यहाँ पे यूजर को मैसेज दे दें सी आउट एंटर मार्क्स ऑफ i प्लस 1 2। जिस तरह से ये होता है 3rd 4th 5th 6th 7th, इस तरह से। या इसको अगर ये चेंज कर लेते हैं इनके 2nd 3rd वगैरह के लिए, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर i प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे i मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैं ले रही हूँ i प्लस 1, तो i प्लस 1 क्यों लिया है? तो बेटा जब ये लूप स्टार्ट होगी तो i में होगा 0, तो जब i में 0 होगा, अगर हम यहाँ पे i प्लस 1 की बजाय ओनली i करते हैं तो यूजर को क्या मैसेज जाएगा, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 0, जो कि इलॉजिकल है। और हमारे कौन सा हमारे माइंड में क्या है कि हम फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, 0 के साथ एक ऐड कर देंगे। तो 0 के साथ प्लस 1 हम जब करेंगे तो इस लूप के अंदर i की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट डिस्प्ले के ऊपर जो है वो हमें i की वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या मैसेज देंगे, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर i प्लस 1। पहली बार में होगा वो 0 होगा तो 0 प्लस 1 हो जाएगा 1,
अगली बार 2, उसके बाद 3, इसी तरह से 5 तक ही जाएगा। और उसी के साथ साथ हम यूजर को सी इन स्टेटमेंट दे देते हैं, और वो क्या होगी, मार्क्स एट आई, और उसके बाद हम उसको कर देते हैं क्लोज। अब हम यहाँ पे इसको ड्राई रन करके चेक करते हैं। तो बच्चों आई की वैल्यू है 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। इंक्रीमेंट आपको पता है एट द एंड ऑफ लूप यहाँ पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे यूजर को क्या मैसेज जाएगा, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 0 + 1। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1। और स्टूडेंट नंबर 1 पे हमने अज्यूम किया हुआ है इस एरे के अकॉर्डिंग, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी कर्सर ब्लिंक करता हुआ रुक जाएगा यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो यूजर इनपुट करेगा 70, जैसे ही यूजर 70 इनपुट करेगा तो एरे के अंदर 0th एलिमेंट के ऊपर जो कि फर्स्ट स्टूडेंट का एलिमेंट है वहां पे 70 कॉपी हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पे लूप पहुंचेगी तो आई के अंदर इंक्रीमेंट अप्लाई हो जाएगा। तो अब आई हो गया 1, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, बॉडी ऑफ लूप में एंटर हो जाएंगे, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर। तो अब क्या होगा, 1 + 1, तो वो होगा स्टूडेंट नंबर 2। तो स्टूडेंट नंबर 2 के लिए इंडेक्स है 1, तो यहाँ पे हम मार्क्स एंटर करेंगे। आई की वैल्यू 1 है इधर, तो हम यहाँ पे कर देते हैं आई की वैल्यू भी करंट वैल्यू 1 है। तो 53 हम एंटर करेंगे, 53 यहाँ पे कॉपी हो गया। उसके बाद जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे पहुंचा, लूप कंट्रोल वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 5 एक्चुअली ट्रू है। तो इसी तरह से ये लूप कंटिन्यू करेगी। अब हम अज्यूम करते हैं, जंप करते हैं लास्ट आइट्रेशन पे। तो जैसे ही आई की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले होगा, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 4 + 1, 4 + 1 होगा 5। तो जो स्टूडेंट नंबर 5 होगा उसका इंडेक्स है 4, उसके ऊपर हम वैल्यू एंटर करा देंगे 39। उसके बाद आई के अंदर इंक्रीमेंट आएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन भी फॉल्स है। चलो ये लेस देन इक्वल टू तो नहीं लिया हुआ ही नहीं है। तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स है। जैसे कंडीशन फॉल्स करेगी लूप टर्मिनेट कर जाएगी, तो कंट्रोल आउट ऑफ लूप शिफ्ट कर जाएगा। तो बेटा ये बेसिक कुछ टॉपिक्स है जो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो आपकी बुक के अंदर, यहाँ पे बुक से देख लें, जो टॉपिक्स हैं एरेज, इसमें ये वाला टॉपिक कवर हो गया, एडवांटेजेस डिक्लेयरिंग 1 डायमेंशनल एरे। एक्चुअली अभी तक हमने डायमेंशंस की बात नहीं की, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि एरे की डायमेंशन से क्या मुराद है। 1 डायमेंशनल एरे, जो मैं सिंपल मैंने अभी जितने भी डिस्कस किए वो सारे के सारे 1 डायमेंशनल एरेज थे। एरे इनिशियलाइजेशन हो गया, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ये टॉपिक भी हमने कर लिया है। उसके बाद इनपुट हमने कर ली है। अच्छा, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग लूप, लूप को भी हमने अप्लाई करके देख लिया है। इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज ऑफ एन एरे, इस टॉपिक का हाफ पार्ट हमने कर लिया। चलें बाकी पार्ट भी हम इसका कर लेते हैं। आउटपुट, एरे के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको आउटपुट हम कैसे करेंगे। चलें अब यहाँ अज्यूम ये करें कि ये मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। अज्यूम ये करें कि हमने अभी एरे के अंदर वैल्यूज इनपुट की हैं और अब हम ये चाहते हैं कि जो भी डाटा हमने इनपुट किया है वो हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाए। तो हमें पता है कि हमारे एरे का नाम ये है मार्क्स और उसका साइज है 5। तो हम यहाँ पे यूजर को डिस्प्ले करवा देते हैं कि आपने क्या वैल्यूज एंटर की हैं। तो सिंपली हम एक एक एलिमेंट्स करके भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं। किस तरह से, सी आउट मार्क्स एट 0 और उसके बाद नेक्स्ट अगले एलिमेंट की वैल्यू हमें नेक्स्ट लाइन पे मिला तो हम यहाँ पे एंडल कर लेते हैं। उसके बाद हम कर देते हैं सी आउट मार्क्स एट 1 और उसके बाद फिर एंडल। इसी तरह से मार्क्स एट 2, 3 एंड 4। ये स्टेटमेंट जब कंप्लीट होंगी तो क्या होगा, सारे एरे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। बट अभी हमने देखा था ये काम हमने सिंप्लीफाई किया था विद द हेल्प ऑफ लूप। तो अब हम यही काम दोबारा लूप के थ्रू करते हैं। तो लूप के थ्रू कैसे होगा, सिंपल, आपको पता है कि आपके एरे का साइज कितना है, 5 साइज है, तो उतने ही साइज का आप लूप रख लें। i इज इक्वल टू 0, हमेशा लूप को आपने 0 से स्टार्ट करना है। याद रखें, हमेशा एरे की सिचुएशन में लूप को हमेशा आपने 0 से स्टार्ट करना है, न कि 1 से। जो पिछला चैप्टर था आपका लूप्स का, वहां पे आपने जब डिफरेंट शेप्स बनाई थी
या डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए थे, तो उसमें आप लूप को 1 से स्टार्ट करते थे इन मोस्ट केसेस। बट यहाँ पे एरे का चूंकि पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 है तो लूप हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। ये लूप की इनिशियलाइजेशन। अब कंडीशन है, कंडीशन कहाँ तक जानी है, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे हम बॉडी ऑफ लूप में आते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं सी आउट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर। अगेन फिर हम उसके साथ हम यहाँ इंडेक्स i प्लस 1, ये r इज इक्वल टू मार्क्स एट i। अब मैं यहाँ पे आपको एक सैंपल आउटपुट बना के दिखाती हूँ, बाकी आउटपुट आप लोग खुद बनाएंगे। हम यहाँ पे ये आउटपुट कैसे आएगी, सबसे पहली बार i जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आगे तो आउटपुट स्टेटमेंट में पहले ये डिस्प्ले होगी, तो हम इसको लिख लेते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर। तो सबसे पहले कौन से स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले होने चाहिए, स्टूडेंट नंबर 1 के। i के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 0, 1 हमें कैसे मिलेगा i प्लस 1, तो i प्लस 1 से हमें क्या आंसर मिला 1। ये वेरिएबल की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करके हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराई। उसके बाद यहाँ तक ये वाला जो डबल कोट्स में मैसेज था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हुई और उसके बाद फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा r इज इक्वल टू मार्क्स एट i। ये हम i में अभी पड़ा हुआ है करंटली 0, तो 0th इंडेक्स के ऊपर 70 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा 70। तो ये इस पूरी स्टेटमेंट की आउटपुट क्या आएगी, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1 आर 70। तो अब जैसे ही कर्सर यहाँ पे पहुंचेगा, कंट्रोल जो है वो स्टार्ट ऑफ लूप पे पहुंच जाएगा i के अंदर इंक्रीमेंट करके। अब i के अंदर हो जाएगा 1, तो 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। अब ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी, बट किस तरह से, अब यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 2 हो जाएगा और यहाँ पे मार्क्स जो है वो ये वाले डिस्प्ले होंगे। तो एक चीज आप ये देखें, जब तक हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर नहीं लगाएंगे तब तक आउटपुट एक ही लाइन के ऊपर आती जाएगी। तो एक स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले करा के हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके आते हैं। अगली बार यही मैसेज डिस्प्ले होगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 2 r इज इक्वल टू 53। उसके बाद फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे, फिर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 3 r 89, फिर नेक्स्ट लाइन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 4 r 64, फिर उसके बाद नेक्स्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 5 r 39। तो इस तरह से फिर उसके बाद जैसे ही i के अंदर 5 आएगा, जो कि एक्चुअली इंडेक्स नंबर 6 को रेफर कर रहा है, जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब है कि एरे हमारा एंड हो गया है, उसके सारे एलिमेंट्स हमने एक्सेस कर लिए हैं। अब मजीद कोई इस एरे का एलिमेंट नहीं मौजूद, जिसकी वजह से ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी। तो बेटा हमने यहाँ तक जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए। इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज ऑफ एन एरे, इसमें एग्जांपल 7.1 हो गई, 7.2 भी हो गई, उसके बाद 7.3 ये इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।